चलिए, मैं आपका भावेश जैन आपको ले चलता हूं एक बार फिर से उस बायोलॉजी की दुनिया के अंदर। ये जो दुनिया बायोलॉजी के अपन स्टार्ट करने वाले हैं, इस दुनिया का पहला चैप्टर, पहला पार्ट अपन आज स्टार्ट करेंगे, जो वास्तविकता में अपनी लाइफ से कनेक्टेड है, या तो अपनी लाइफ है या अपने इर्द गिर्द की लाइफ है, और उसी को आज अपन समझने वाले हैं। और इस दुनिया का जो पहला चैप्टर है बायोलॉजी का, अपनी एनसीईआरटी की 12th बुक का, जिसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, इसी चैप्टर को आज अपन स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर जो है आपकी बहुत सारी चीजों में काम आने वाला है। अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं तो भी काम आने वाला है, अगर आप बीएससी नर्सिंग के लिए फाइट करने वाले हैं तो भी काम आने वाला है, अगर आपका ड्रीम डॉक्टर बनना है, आप नीट की प्रिपरेशन करना चाहते तो भी आपके काम आने वाला है। यानी एक ही चैप्टर से आप बहुत सारे गोल को अचीव कर सकते हैं। इसीलिए आज अपन जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो 12th की एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है, जिसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। इस चैप्टर की अगर मैं बात करूं, इस चैप्टर को अपन स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर की समरी को पढ़ने वाले। किसी भी चैप्टर की समरी सबसे इंपॉर्टेंट होती है, क्यों? सुनना, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे ही तुम सबने या हम सब ने अपने आसपास मकान बनते हुए देखा है, और जब मकान बनता है तो मकान बनाने से पहले उसका नक्शा तैयार करवाया जाता है। और नक्शा क्यों तैयार करवाया जाता है हम सबको पता है, ताकि मकान बनने से पहले अपना मकान किस तरीके का बनने वाला है, कैसा मकान बनेगा अपना, वो सारी चीजें अपन को पहले ही पता चल जाती है। और जब मकान अपना पूरा बनकर तैयार होता है, जैसे ही मकान जो बनने में जो टाइम लगेगा वो कम से कम 2 से 3 साल का लगेगा, लेकिन जो नक्शा होता है अपन को 2 से 3 दिन मिल जाता है। यानी जैसे ही नक्शा अपने हाथों में आ जाएगा, वैसे ही अपन को पता चल जाएगा कि अपना मकान किस तरीके का बनेगा, उसके अंदर रूम कहाँ आएंगे, बेडरूम कहाँ आएंगे, और सारी चीजें किस तरीके से होगी। और वैसा का वैसा जो मकान बनेगा उसमें 2 से 3 साल लग जाएंगे, लेकिन पहले से अपन इमेजिनेट कर सकते हैं कि अपना मकान किस तरीके का बनने वाला है। तो यही काम अपने चैप्टर के साथ भी करने वाले। चैप्टर को फिनिश तो बाद में करेंगे अपन, 10-15 दिन लग जाएंगे, लेकिन उस चैप्टर को खत्म होने से पहले ही आज ही अपन खत्म कर देंगे कि चैप्टर किस तरीके से आगे रिदम पकड़ने वाला है, चैप्टर के अंदर कौन कौन सी चीज अपन पढ़ने वाले हैं, और चैप्टर अपना कैसा रहने वाला है। तो इसीलिए चैप्टर का जो समरी है वो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली है। और चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो इस पूरे चैप्टर को मैंने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? 8 भागों में डिवाइड किया, जो तुम्हें दिख रहा होगा पहले से 8वें पार्ट्स के अंदर। तो जो 8 भाग है इसमें पहले पार्ट्स की अगर मैं बात करूं, पहला पार्ट जो है वो बहुत बड़ी बात नहीं करने वाला, बहुत छोटी सी बातें करने वाला हूं, जो चैप्टर की बेसिक नींव है। इसके बिना ये चैप्टर चल नहीं सकता। ये बहुत सारी चीजें तुमने ऑलरेडी पढ़ चुकी है छोटी क्लासेस के अंदर, और उन्हीं चीजों की बात करने वाला। जैसे चैप्टर का नाम है पुष्पी पादपों में। पुष्पी पादपों को छोड़ो, पहले तुम्हें पादपों का बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि पादपों का जो भाग भूमि के अंदर होता है उसे क्या कहते हैं, जो भाग भूमि के बाहर होता है उसे क्या कहा जाता है। वो सारी चीजें तुम्हें ऑलरेडी पता होनी चाहिए, और वो सारी चीजें जो प्लांट से रिलेटेड होती है, जो कनेक्टेड होती है, उन सारी चीजों को अपन कहाँ पढ़ने वाले हैं? सामान्य परिचय के अंदर पढ़ने वाले हैं, जनरल इंट्रोडक्शन के अंदर पढ़ने वाले कि प्लांट कैसा दिखता है, उसका भूमिगत भाग क्या कहलाता है, बाहर वाला भाग क्या कहलाता है। वो सारी चीजें, सारे कॉन्सेप्ट अपन यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। जैसे ही अपन प्लांट के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज लेंगे, जैसे ही तुम्हें पता चल जाएगा कि जो प्लांट होते हैं, जितने भी प्लांट अपने आसपास होते हैं, क्या वो सारे के सारे प्लांट एक जैसे होते हैं कि सभी अलग अलग होते हैं? सभी के लीफ अलग अलग होती है, किसी के अंदर फ्लावर बनते हैं, किसी के अंदर नहीं बनते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए तुम्हें सबसे पहले उनका आइडिया होना चाहिए कि प्लांट आखिरकार कितनी कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं। तुमने 11th के अंदर भी पढ़ा होगा, लेकिन नहीं पढ़ा तो अभी दिक्कत वाली बात नहीं है, ध्यान से सुनना। पादप जो होते हैं, जितने भी प्लांट होते हैं, उन सभी प्लांट को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है? 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। जो पहली कैटेगरी है जिसका नाम क्या है? सहवाल। दूसरी कैटेगरी का नाम क्या है? ब्रायोफाइटा। तीसरी कैटेगरी का नाम क्या है? टेरिडोफाइटा। चौथी कैटेगरी का नाम क्या है? जिम्नोस्पर्म। और 5वीं कैटेगरी का नाम क्या है? एंजियोस्पर्म। सुनना फिर से एक बार, मैंने सारे पादप की जितनी भी कैटेगरीज हैं उनको कितने भागों में डिवाइड किया है? 5 पार्ट्स में। पहला है सहवाल, दूसरा है
ब्रायोफाइटा, तीसरा है टेरिडोफाइटा, चौथा है जिम्नोस्पर्म, एंड देन 5 है अपने पास एंजियोस्पर्म। ये 5 कैटेगरीज है पादप की जिसमें सभी प्लांट को डिवाइडेड किया गया। लेकिन ये 5 कैटेगरी के सारे प्लांट की यहां बात करनी है कि केवल उन प्लांट की बात करनी है जिसमें किसका फॉर्मेशन होता है, फ्लावर का फॉर्मेशन होता है। और क्या फ्लावर का फॉर्मेशन सभी प्लांट में होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। और बिल्कुल भी नहीं तो ये फ्लावर का फॉर्मेशन कितनी कैटेगरी में होता है? 2 कैटेगरीज में होता है। जो हायर प्लांट होते हैं, 2 कैटेगरी कौन सी है? जिम्नोस्पर्म और दूसरी कौन सी है? एंजियोस्पर्म। तो अपना चैप्टर जो ये वाला चलने वाला है कहीं ना कहीं किसके इर्द गिर्द चलने वाला है? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। और इसमें से भी जो सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी है अपने लिए, जो पूरा का पूरा ये चैप्टर जिस पर बेस्ड है, वो कौन सा है? एंजियोस्पर्म। समझ में आ रही है बात मेरी क्या? फिर से सुनना। इस चैप्टर में सबसे पहले चैप्टर के नाम से ही अपन स्टार्ट करें, बाकी सारी चीजें बाद में छोड़ो। सबसे पहले सभी पादपों की बात करनी है कि कुछ पादपों की बात करनी है? कुछ पादपों की। और कौन से पादपों की? जो फ्लावर का फॉर्मेशन करेंगे कि जो फ्लावर का फॉर्मेशन नहीं करेंगे? करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या नाम है? पुष्पी पादपों में। तो फ्लावर का फॉर्मेशन जो है, टोटल पादप की कैटेगरी कितनी है? 5। पहली कौन सी है? सहवाल। दूसरी कौन सी है? ब्रायोफाइटा। तीसरी कौन सी है? टेरिडोफाइटा। चौथी कौन सी है? जिम्नोस्पर्म। और पांचवी कौन सी है? एंजियोस्पर्म। लेकिन इन पांचों में क्या फ्लावर का फॉर्मेशन होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो फ्लावर का फॉर्मेशन किसमें होता है? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में। तो ये चैप्टर पूरी तरह किस पर बेस्ड है? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म पर आधारित है। आ रही है बात समझे? अब देखो यहाँ पे ये तो बात हो गई कि सारे प्लांट की नहीं करनी है, फ्लावर वाले प्लांट की करनी है। और फ्लावर वाले प्लांट की कैटेगरी कितनी है? 2 कैटेगरी है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो अब देखो ये तो बात कंप्लीट हुई, लेकिन अपन को कौन सा जनन करना है? लैंगिक जनन करना है कि अलैंगिक जनन करना है? लैंगिक जनन करना है। समझ में आ रही है बात मेरी क्या? और लैंगिक जनन के लिए तुम्हें ऑलरेडी पता होगा, लैंगिक जनन किसको बोलते हैं? लैंगिक जनन के लिए एक जनक की आवश्यकता होती है कि 2 जनकों की आवश्यकता होती है? 2 जनकों की आवश्यकता होती है। दोनों सेम जेंडर होने चाहिए कि अपोजिट जेंडर होने चाहिए? अपोजिट। एक मेल है तो दूसरा फीमेल। समझ में आ रही है बात मेरी क्या? यानी जब भी लैंगिक जनन अपन को करवाना पड़े तो कितने जनक होने चाहिए? मिनिमम 2 जनक होने चाहिए। एक मेल है तो दूसरा फीमेल। मेल और फीमेल 2 जनक होने तो चाहिए, लेकिन दोनों सेम युग्मक बनाएंगे कि अलग अलग युग्मक बनाएंगे? मेल है जो मेल युग्मक बनाएगा, फीमेल है जो फीमेल युग्मक बनाएगा। अब दोनों युग्मक बन जाएंगे, इसीलिए पहले अपन को 2 जनकों की आवश्यकता होगी। और दोनों ने अलग अलग युग्मक बना दिया, दोनों युग्मक आपस में क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। और जैसे ही 2 युग्मक आपस में जुड़ जाएंगे, जैसे ही अपना लैंगिक जनन क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो लैंगिक जनन के लिए याद रखना, 1 जनक चाहिए कि 2 जनक चाहिए? 2 जनक चाहिए। सेम जनक चाहिए कि अपोजिट जनक चाहिए? अपोजिट। एक मेल है तो दूसरा फीमेल, ठीक है ना? और मेल के द्वारा कौन सा युग्मक बनेगा? मेल युग्मक। फीमेल के द्वारा कौन सा युग्मक बनेगा? फीमेल युग्मक। और मेल और फीमेल युग्मक आपस में क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। और जैसे ही जुड़ जाएंगे तो कौन सी क्रिया हो जाएगी? निषेचन हो जाएगी। नई संतति का क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन हो जाएगा। चैप्टर के नाम में कोई दिक्कत है क्या? अभी तक टॉपिक स्टार्ट नहीं करे, पहले चैप्टर के नाम से स्टार्ट किया अपन ने। और चैप्टर के नाम में समझ आया क्या? सारे पादपों की बात करनी है कि फ्लावर वाले पादपों की बात करनी है? फ्लावर वाले की। और फ्लावर वाले कितने पादप हैं? 2 कैटेगरी। पहली कौन सी? जिम्नोस्पर्म। दूसरी कौन सी है? एंजियोस्पर्म। लैंगिक जनन के लिए 1 जनक की 2 जनक? 2 जनक। सेम जेंडर की अपोजिट? अपोजिट। एक मेल तो दूसरा फीमेल। मेल के द्वारा कौन से युग्मक बनेंगे? मेल युग्मक। फीमेल के द्वारा फीमेल युग्मक। दोनों युग्मक क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे, जिससे लैंगिक जनन क्या हो जाएगा? कंप्लीट। आ रही है बात समझे? अब चलते हैं चैप्टर के टॉपिक पे। जो 8 टॉपिक अपन यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं, उन्हीं टॉपिक को अपन स्टार्ट करते हैं, उसी समरी को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया, सामान्य परिचय में क्या बात करेंगे? जो बेसिक है, जो क्वेश्चन आएंगे तो नहीं, लेकिन इसके बिना तुम्हारा चैप्टर कभी कंप्लीट नहीं हो सकता।
कि प्लांट का जो भूमि के अंदर पोर्शन होता है उसे क्या कहते हैं, जो भूमि के बाहर वाले पोर्शंस होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, और अपने लिए कौन सा काम आने वाला। समझ में आ रही है बात मेरी? तो सारे पोर्शन की बात करेंगे, सारे प्लांट की बेसिक कॉन्सेप्ट की अपन बात इसमें करने वाले। लेकिन प्लांट के अंदर जो जड़ भी होती है, तना भी होता है, फ्लावर भी होती है, लीफ भी होती है, लेकिन क्या सारे ऑर्गन्स काम आने वाले हैं क्या? नहीं। रिप्रोडक्शन में जो लैंगिक जनन के लिए जितने भी जननांग होते हैं, जितने भी जनन अंग होते हैं, वो सारे के सारे कहां पर होते हैं? फ्लावर के अंदर होते हैं, पुष्प के अंदर होते हैं। इसीलिए अगला टॉपिक अपन ने कौन सा ले लिया? पुष्प की संरचना, फ्लावर कैसा दिखता है उसकी स्ट्रक्चर की बात करें। तो समझ में आ रहा है? पहला टॉपिक कौन सा होगा? सामान्य परिचय, जिसमें पूरी बेसिक बात करेंगे कि प्लांट कैसा दिखता है। और प्लांट, पूरे प्लांट से काम है कि लैंगिक जनन वाले अंग से काम है, और लैंगिक जनन करने वाले जितने भी जननांग होते हैं वो सारे के सारे कहां पर होते हैं? पुष्प के अंदर। इसीलिए दूसरा टॉपिक अपना कौन सा होगा? पुष्प की संरचना। और जैसे ही पुष्प की संरचना पढ़ लेंगे अपन, तो अपन को आइडिया लग जाएगा कौन कौन सी जननांग है, कौन कौन सी जनन संरचना है जो रिप्रोडक्शन में काम आने वाली है, जनन अंगों में काम आने वाली है और लैंगिक जनन के लिए अनिवार्य होती है। इसीलिए जैसे ही अपना फ्लावर कंप्लीट होगा, फ्लावर की संरचना कंप्लीट हो जाएगी, अपन कौन से टॉपिक पे चलेंगे? तीसरे टॉपिक पे चलेंगे। और तीसरा टॉपिक बहुत सिंपल है। लैंगिक जनन के लिए कितने जननांग चाहिए थे? 2 जननांग, सेम की अपोजिट। अपोजिट तो पहले किसकी बात करेंगे? मेल की के फीमेल की? मेल की, क्योंकि गवर्नमेंट भी सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देती है? फीमेल को। लेकिन आज अपन किसको देंगे? मेल को। तो सर तीसरा टॉपिक अपने पास आएगा, उसका नाम क्या होगा? नर जनन तंत्र या नर जनन संरचनाएं। कि नर की कौन कौन सी संरचनाएं होती हैं और किस तरीके से ये नर संरचनाएं नर युग्मक का फॉर्मेशन करती है, और प्लांट के अंदर जो नर युग्मक बनेगा उसका नाम क्या होगा? छोटा होगा साइज में कि साइज में बड़ा होगा? ये सारी चीजें अपन यहां पे कंप्लीट करें। समझ में आ रही है बात मेरी? सबसे पहले बात करेंगे सामान्य परिचय, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट करेंगे। और जैसे ही सामान्य परिचय कंप्लीट होंगे, अपन किसकी बात करेंगे? फ्लावर की बात करेंगे। और फ्लावर की बात करने के बाद पहले किसकी बात करेंगे? मेल जनन तंत्र की बात करेंगे। और मेल जनन तंत्र से किसका निर्माण कर देंगे? युग्मक का फॉर्मेशन कर देंगे। और कौन सा युग्मक बनाएंगे? नर की मादा, नर युग्मक बनाएंगे। यहां से नर युग्मक कंप्लीटली बन जाएगा। उसके बाद अगला टॉपिक समझ गए होंगे, नर की बात कर दी तो अब किसकी बात करनी पड़ेगी? मादा की बात करनी पड़ेगी। इसीलिए टॉपिक नंबर 4 अपने पास क्या होगा? मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र के अंदर भी कौन कौन सी संरचनाएं होती है जो फीमेल के अंदर काम आती है रिप्रोडक्शन के अंदर, और किस तरीके से ये मादा युग्मक का निर्माण करती है, वो सारी चीजें अपन मादा जनन तंत्र के अंदर पढ़ने वाले। और जैसे ही मादा जनन तंत्र में ने भी मादा युग्मक का फॉर्मेशन कर दिया, अब नर युग्मक और मादा युग्मक को आपस में क्या करना है? मिलाना है। तो क्या पादप का एक नर पादप भागता हुआ मादा पादप के पास जा सकता है क्या? जैसे अपन जाते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं, ह्यूमन की बात करूं, नर चल के मादा के पास जा सकता है क्या? यानी एक लड़का लड़की के पास जा सकता है क्या? आसानी से जा सकता है। लेकिन कभी तुमने पादप को चलते हुए देखा है कि नर पादप जाता हुआ चलता हुआ किसके पास पहुंच गया? मादा पादप के पास। ऐसा कभी देखना पॉसिबल है क्या? नहीं है। तो आखिर ये नर युग्मक मादा युग्मक के पास कैसे पहुंचेंगे? तब जाकर के इनका संलयन होगा। लेकिन पहुंचाने के लिए एक विशेष प्रोसेस होता है पादपों के अंदर, जिसका नाम क्या होता है? परागण या पॉलिनेशन। कि कैसे ही नर युग्मक मादा युग्मक तक ले जाए जाते हैं एक विशेष माध्यम के द्वारा। उसी क्रिया को अपन क्या बोलते हैं? परागण या पॉलिनेशन कहते हैं। क्यों यहां पे ये एक एक्स्ट्रा क्रिया क्यों पढ़ रहे अपन? क्योंकि तुम्हें पता है कि प्लांट जो होते हैं वो गतिशील होते हैं कि अगतिशील होते हैं? क्या गति कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह? पॉसिबल नहीं है। तो यहां से नर युग्मक को यहां से भगाना पड़ेगा, लेके जाना पड़ेगा। किसके पास लेके जाना पड़ेगा? मादा युग्मक के पास लेके जाना पड़ेगा। और वहां तक ले जाने की जो क्रिया होगी उसी को अपन क्या बोलेंगे? पॉलिनेशन कहेंगे, परागण कहेंगे। आई बात समझे? अब देखो, अपने नर युग्मक को मादा युग्मक के पास पहुंचा दिया। क्या पहुंचा देने से काम चल जाएगा क्या? नहीं। दोनों को आपस में क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। और दोनों युग्मक जब आपस में जुड़ जाएंगे तो इस क्रिया को अपन क्या बोलेंगे? निषेचन कहेंगे, फर्टिलाइजेशन कहा जाएगा। और जैसे ही फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन मतलब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में जुड़ जाएंगे, वैसे ही यहां पे कितनी संरचनाओं का फॉर्मेशन होगा? 3 संरचनाओं का।
और कौन सी संरचना बनेगी? ये सारी संरचनाएं निषेचन के बाद बनेगी कि पहले बनेगी? बाद में बनेगी। कौन कौन सी पहले बनेगी? एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो बाद में किस में परिवर्तित हो जाएगा? भ्रूण किस में परिवर्तित हो जाएगा? बीज में। और बीज में परिवर्तित तो हो जाएगा, लेकिन भ्रूण को बीज में परिवर्तित होने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? खाना। तुम तो अच्छी समझ रहे हो, सारे के सारे कैसे हो? भुक्कड़ हो। अब भुक्कड़ हो तो खाना चाहिए कि नहीं चाहिए? बिना खाना जिंदा रहना पॉसिबल है क्या? नहीं। तो यहां पर भी बेचारे को भ्रूण को बीज में चेंज होना है, और चेंज होने के लिए उसे क्या चाहिए? खाना चाहिए। और खाना देने का काम यहां पे कौन करेगा? भ्रूण पोष, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा होगा भ्रूण पोष, यानी भ्रूण को कौन क्या दे रहा है? पोषण दे रहा है, इसीलिए इसका क्या नाम है? भ्रूण पोष। समझ में आ रही है बात मेरी? फिर से सुनना। सबसे पहले निषेचन कंप्लीट हो गया। निषेचन कंप्लीट होने के बाद कितनी संरचनाएं बनेगी? 3। पहली कौन सी बनेगी? भ्रूण। भ्रूण किसमें चेंज होगा? बीज में। और बीज में चेंज होने के लिए क्या चाहिएगा उसको? खाना। और खाना देने का काम कौन करेगा? भ्रूण पोष करेगा। तो 3 संरचनाएं यहां पे पढ़नी। और जैसे ही ये परिभाषाएं अपन ने, ये सारी 5 संरचनाएं अपन कंप्लीट कर देंगे, अपने चैप्टर का लास्ट टॉपिक आ जाएगा। और लास्ट टॉपिक का नाम क्या होगा? परिभाषाएं। कुछ परिभाषाएं यहां पर है, जैसे बहुभ्रूणता क्या होता है, जैसे असंग जनन क्या होता है। इन सारी बातों को अपन यहां पे कंप्लीट करेंगे कि ये डेफिनेशन क्या होती है, और इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो 2 डेफिनेशन यहां पे, असंग जनन और बहुभ्रूणता, जिनको अपन कंप्लीट करेंगे। तो यही ओवरऑल अपना चैप्टर है जो इस तरीके से चलने वाला। फिर से सुनना एक बार चैप्टर को, फिर से अपन रिकॉल करते हैं। सुनना एक बार फिर से। सबसे पहले क्या करेंगे? चैप्टर की समरी को स्टार्ट करने से पहले चैप्टर के नाम को समझेंगे। चैप्टर का नाम क्या है? पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। और पुष्पी पादपों का मतलब सारे पादपों की बात करनी है कि कुछ पादपों की बात करनी है? कुछ पादपों की। और कौन से पादपों की? जिसमें फ्लावर बनता है कि नहीं बनता है? बनता है। और फ्लावर कितने में बनता है? 2 में। पहला कौन सा है? जिम्नोस्पर्म। दूसरा कौन सा है? एंजियोस्पर्म। अब फ्लावर तो इसमें बन गया, अब इसमें जनन करवाना है। कौन सा करवाना है? लैंगिक करवाना है कि अलैंगिक करवाना है? लैंगिक करवाना है। और लैंगिक करवाने के लिए कितने जनक चाहिए? 1 चाहिए कि 2 चाहिए? 2। सेम जेंडर की अपोजिट जेंडर? अपोजिट। एक मेल है तो दूसरा फीमेल। मेल के द्वारा कौन सा युग्मक बनेगा? मेल युग्मक। फीमेल के द्वारा कौन सा युग्मक बनेगा? फीमेल युग्मक। दोनों युग्मक क्या कर देंगे? आपस में जुड़ जाएंगे, जिसको क्या कहेंगे? निषेचन। तो ये सबसे पहले चैप्टर की थीम को समझा। अब चलते हैं टॉपिक में। सबसे पहला टॉपिक कौन सा होगा? सामान्य परिचय। बहुत बड़ी बड़ी बात करेंगे, छोटी छोटी बातें करेंगे। छोटी छोटी क्या बात करेंगे? प्लांट के कितने भाग होते हैं, अंदर भूमि के अंदर वाला कौन सा होता है, बाहर वाला कौन सा होता है, ये सारी बात अपन कहां पे करेंगे? सामान्य परिचय में। अब पादप के पास बहुत सारे भाग होते हैं, जड़ भी होती है, तना भी होता है, पत्तियां भी होती है, फ्लावर भी होते हैं। सारे भाग काम कहेंगे, केवल वही भाग काम है जो लैंगिक जनन में काम आता है। क्योंकि यहाँ पे अपन को बहुत बड़ी बात करनी है कि लैंगिक जनन की बात करनी है। लैंगिक जनन की बात करनी है तो लैंगिक जनन के लिए कौन सा अंग काम आता है? पुष्प। इसीलिए दूसरे टॉपिक में किसकी संरचना की बात करेंगे? फ्लावर की, पुष्प की। जैसे ही पुष्प की संरचना को कंप्लीट करेंगे, अब अपन आ जाएंगे जेंडर पे। पहले किसकी बात करेंगे? मेल की कि फीमेल की? पहले मेल की, कि मेल कैसा दिखता है, उसके अंदर कौन कौन सी संरचनाएं होती हैं, और मेल के द्वारा कौन सा युग्मक बनाएंगे अपन? मेल युग्मक बनाएंगे। अब मेल युग्मक बन गया, अब किसकी बात करेंगे? मादा युग्मक की। अब मादा युग्मक में मादा संरचना कैसी बनती है? मादा जननांग कौन कौन से होते हैं और किस तरीके से मादा युग्मक का फॉर्मेशन होता है, वो सारी बात अपन कर लेंगे टॉपिक नंबर 3 के अंदर, 4 के अंदर। ठीक है, अब 4th टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया। अब नर युग्मक और मादा युग्मक को मिलाना है। क्या नर पादप चल के मादा पादप के पास पहुंच पाएगा क्या? नहीं। तो 5वें टॉपिक में एक ऐसी क्रिया की बात करेंगे जिसमें कुछ विशेष माध्यम के द्वारा नर युग्मक को किसके पास पहुंचाया जाएगा? मादा युग्मक के पास। और कौन सी क्रिया के द्वारा? पॉलिनेशन के द्वारा, परागण के द्वारा। समझ में आ रही है? 5वां टॉपिक कौन सा हो जाएगा? परागण। सबसे पहला कौन सा होगा? सामान्य परिचय। दूसरा कौन सा होगा? विशेष रचना, जिसका नाम क्या होगा? पुष्प। उसके बाद तीसरा टॉपिक नर जनन तंत्र। चौथा टॉपिक मादा जनन तंत्र। 5वां टॉपिक नर और मादा से बनने वाले युग्मकों को क्या करना पड़ेगा? मिलाना पड़ेगा, तो पास ले जाना पड़ेगा। और पास ले जाने की क्रिया परागण। और जैसे ही पास पहुंच जाएंगे, अब दोनों को क्या कर देंगे अपन? आपस में मिला देंगे। और दोनों को आपस में मिलाने की जो क्रिया होगी उसे अपन क्या बोलेंगे? निषेचन कहेंगे, फर्टिलाइजेशन कहेंगे। और जैसे ही दोनों आपस में मिल जाएंगे, कितनी संरचनाएं बनेगी? 3 संरचनाएं बनेगी। निषेचन के बाद बनेगी कि पहले बनेगी? बाद में बनेगी। और कौन कौन सी बनेगी?
पहली भ्रूण, और भ्रूण किस में चेंज हो जाएगा, बीज के अंदर। और भ्रूण को बीज में चेंज होने के लिए क्या चाहिए, खाना पानी चाहिए, और खाना पानी देने का काम कौन करेगा, भ्रूण पोष करेगा। इसीलिए इसका नाम क्या है, भ्रूण पोष। अब जैसे इसको खाना पानी जितना चाहिए सारा का सारा मिल गया, अब खाना पानी मिल गया तो यहां से पूरा का पूरा बीज परिपक्व होकर पूरे नए पादप का क्या कर देगा, फॉर्मेशन कर देगा, पूरे नए पादप का निर्माण कर देगा। और जैसे ही निर्माण हो जाएगा, थोड़ी बहुत अपन भी फोगट की बातें कर देंगे, यानी किसकी बात कर देंगे, कुछ परिभाषाओं की। और कितनी परिभाषाओं की बात करेंगे अपन, दो। पहली किसकी बात करेंगे, असंग जनन की, और दूसरी बात किसकी करेंगे, बहुभ्रूणता की। और जैसे ही ये अपना काम कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट। तो ये पूरा चैप्टर है, पूरे चैप्टर की थीम है, और पूरा चैप्टर इसी तरीके से अपना चलने वाला है। तो सबसे पहले तुम्हें समरी दिमाग के अंदर सेट होनी चाहिए। जैसे ही समरी पूरी की पूरी सेट हो जाएगी, तुम चैप्टर को इसी तरीके से आराम से कंप्लीट कर सकते हो। तो आज अपन ने केवल और केवल समरी की बात की। कल अपन नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे सामान्य परिचय और किसकी, पुष्प की संरचना, फ्लावर कैसा दिखता है, किस तरीके की सारी संरचनाएं होती हैं, वो सारी बेसिक बातें अपन नेक्स्ट टर्न पे करने वाले हैं। तो एक बार फिर से मैं आप सभी का वेलकम करता हूं, और आज के टर्न को यहीं पे क्या करता हूं, कंप्लीट करता हूं। तो नेक्स्ट टर्न पे मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।